बात किसान आंदोलन की। 50वें दिन में यह आंदोलन प्रवेश कर चुका है। कल किसानों ने दिल्ली बॉर्डर और पंजाब के अलावा राजस्थान और यूपी में भी कुछ जगहों पर कृषि कानूनों की प्रतियां जलाकर विरोध जताया था। उधर 26 जनवरी को किसानों का ट्रैक्टर मार्च का ऐलान पहले से ही देश के सामने है और इसे लेकर भी तैयारियां हो रही हैं। इन सबके बीच आज किसान नेताओं की बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें वो तय करेंगे कि शुक्रवार को तय सरकार के साथ बैठक में वो जाएं या नहीं। और ये फैसला इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि 15 तारीख यानी कल जो ये मुलाकात है, उससे पहले 11 जनवरी को एक सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो चुकी है और उस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाने की बात की जिसमें 4 मेंबर्स हैं। हालांकि इन 4 मेंबर्स को लेकर भी जो किसान संगठन है वो ये कह रहे हैं कि इनमें से कई ऐसे सदस्य हैं कमेटी के जो खुलकर कानून के समर्थन में अपनी बात सार्वजनिक मंच पर रख चुके हैं, उनके आर्टिकल्स छप चुके हैं। तो ऐसे में वो कितने निष्पक्ष होकर इस बात को सुन पाएंगे, उन्हें संशय है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार कह रही है कि किसानों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करना चाहिए और कमेटी की बात मान लेनी चाहिए, जिससे गतिरोध दूर हो सके। कल एक बार फिर सरकार किसानों के साथ बातचीत कर रही है, लेकिन इससे पहले किसान अपनी बैठक में बातचीत के मसौदे पर मंथन कर रहे हैं। हमारे संवाददाता कुमार कुणाल ने किसान नेता राकेश टिकैत से बात की। त्योहार मकर संक्रांति का है, किसानों का है, नई फसल का त्योहार है, लेकिन क्या जो किसान आंदोलन में है उसमें कोई नई बात है या बात सारी पुरानी है? आगे बढ़ने का क्या मतलब है? एक तो मकर संक्रांति है, किस तरीके से आगे मामला बढ़ेगा? अभी मकर संक्रांति है आज और उसको मना रहे हैं सब लोग, त्योहार है और बात वही है हमारी पूर्ण रूप से। इशू हमारे वही है और कल भी सरकार से बातचीत होगी तो हमारे इशू वही रहेंगे कि एमएसपी पे कानून बने, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करो और जो 3 बिल हैं इन बिलों को वापसी करो। लेकिन कल जो बातचीत है, जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, क्या उसके बाद बातचीत आगे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, क्या है? क्योंकि वहां तो मंत्रियों के साथ बातचीत होनी है, अब कमेटी नहीं बना दी गई है, तो फिर कैसे, मतलब दोनों बातचीत में कैसे तालमेल बिठे? कमेटी में क्या हम जा रहे हैं? कमेटी में लोग कौन है? उनको तो फैसला आ गया कमेटी का, तो उन तो कमेटी बनने से पहले अपने फैसले दे रखे 1-2 महीने पहले। तो कमेटी से ज्यादा भरोसा आपको सरकार के मंत्रियों पर? सरकार पर भरोसा, मैं कमेटी पर सरकार पर, क्योंकि बिल जो है वो सरकार ने बनाए, बिल पार्लियामेंट से बने तो पार्लियामेंट से ही खत्म होंगे। गाजीपुर बॉर्डर पर हमारे संवाददाता कुमार कुणाल इस वक्त मौजूद हैं और सिंगू बॉर्डर पर हैं अनीशा माथुर। सबसे पहले कुणाल, आपका रुख करते हुए किसान आपके साथ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो बैठक हो रही है जिसमें ये तय होगा कि कल के लिए क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, क्या आम राय निकल कर आ रही है किसानों के बीच? देखिए, कुल मिलाकर के जो साफ कर दिया है किसान यूनियनों ने कि बात चाहे जो भी हो, उनका जो पक्ष है वो साफ है कि 3 बिलों की वापसी तक आंदोलन चालू रहेगा। अब ऐसी पृष्ठभूमि में जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कमेटी भी बना दी है, क्या सरकार के साथ बातचीत उसी लहजे पर होगी, उसी तेवर के साथ होगी, उन्हीं मुद्दों पर होगी, उन्हीं एजेंडे पे होगी? ये बताने के लिए हमारे साथ है, क्या आप लोगों को लगता है कि अब जो कल बातचीत है सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के बनने के बाद उसका कोई मतलब रह गया? हाँ, उसका मतलब है सरकार और किसान के बीच की लड़ाई है। कानून जो है सरकार ने बनाए। कल 15 तारीख को हमारी वार्ता है और वार्ता में हम उम्मीद करते हैं कि एमएसपी पे सरकार कानून बनाए और ये तीनों कानून जो किसान के अहित में है इनको रद्द करे। लेकिन अभी तक जो सुनवाई हुई नहीं है सरकार के पास, तो अब लगता है क्या कि अब कुछ बात आगे बढ़ेगी? भाई, हमारा तो विश्वास है, विश्वास के साथ ही हमारे किसान नेता जो जाते हैं, संगठनों के नेता जाते हैं, विश्वास के साथ ही बात करना जाते हैं। अगर सरकार नहीं सुन रही तो सरकार को किसान की बात सुननी चाहिए। तो यहाँ पर अब साफ तौर पर है कि कई सारे नेताओं से हमारी बात हुई, उनका ये कहना था कि जो मुद्दे हैं उसको कमेटी में ले जाने से बेहतर है कि हम सरकार के पास सीधे ले जाएं, क्योंकि अगर बिल वापसी होनी है तो सरकार के जरिए ही होगी। अगर सरकार से बातचीत होती है और वहीं पर कुछ रास्ता निकलता है तभी बात बन पाएगी। कमेटी के सामने जाने का फायदा नहीं है, क्योंकि कमेटी के जो सदस्य हैं उनकी तरफ से पहले ही उनकी राय स्पष्ट है। जी, सिंगू बॉर्डर चलते हैं। अनीशा माथुर वहां पर मौजूद है। अनीशा, किस तरह की हलचल सिंगू बॉर्डर पर दिखाई दे रही है कल की बैठक को लेकर? देखिए मीनाक्षी, कल की बैठक को लेकर काफी सिनिसिज्म हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, काफी
जिन जिन से हम बात करें वो यही कह रहे हैं कि इतने राउंड बातों के हो चुके हैं, अब बात करने को है क्या, और क्योंकि हमारी बात तो साफ है। दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी कमेटी बिठा दी है तो किसान ये सोचकर बैठे कि कल वो वैसे तो कह रहे हैं कि वो जाएंगे जरूर मीटिंग में, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अब सरकार भी उनको डिले करवाने के लिए यही कहेगी कि कोर्ट ने अब तो कमेटी बिठा दी, अब आप कमेटी के सामने अपनी बात रखिए। एक इंटरेस्टिंग बात ये भी हुई है कि किसान नेता जो है बलबीर सिंह राजेवाल, उन्होंने एक ओपन लेटर लिखा है सारे किसानों को। ये कहा है कि पूरी तरह से शांतिपूर्ण सब कुछ रहना चाहिए, क्योंकि किसान आंदोलन के खिलाफ बातें कही जा रही है, भ्रांतियां फैलाई जा रही है। और अब आगे क्या क्या होगा वो भी राजेवाल जी ने अपने लेटर में, ओपन लेटर में लिखा है। ये मैं आपको यहाँ पढ़ के सुना रही हूँ। उन्होंने ये कहा है कि जैसे कल लोहड़ी पे इन्होंने किसान कानूनों की प्रतियां जलाई लोहड़ी की आग में। 18 तारीख को ये लोग किसान महिला दिवस मना रहे हैं। जो लेडीज आई हैं यहाँ पे प्रोटेस्ट में, उनको सम्मानित किया जाएगा। 20 तारीख को गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश दिवस है, उस दिन भी कुछ यहाँ पर खासतौर से पाठ वगैरह करने की यहाँ पे प्लानिंग हो रही है। 23 जनवरी को आजाद हिंद किसान दिवस मनाया जाएगा, सुभाष चंद्र जी के बोस के जन्मदिन को। उस दिन भी यहाँ पर काफी कार्यक्रम करने की बात हो रही है। और 26 जनवरी को जो किसान ट्रैक्टर आंदोलन करने का प्लान कर रहे हैं, उसको भी यही सवाल बार बार उठ रहा है कि किसानों के पास अपनी स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर है, उनके पास पूरा प्लान मौजूद है कि अगले 1-1.5 महीने में या अगले 6 महीने तक के लिए उन्हें क्या करना है। लेकिन सरकार अब किस हद तक झुकेगी या किस हद तक बातचीत आगे करेगी, मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है। तो अभी हालांकि ये मामला बहुत जल्द खत्म होता नहीं दिखाई दे रहा है, जिस तरह के तेवर किसानों के हैं और जो बातचीत जो है सरकार की तरफ से अब तक हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस बातचीत के लिए और हमें ये जानकारी देने के लिए। रुक करते हैं अगली खबर का। 48 घंटे से भी अब कम का इंतजार बचा है और दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो जाएगी। टीकाकरण अभियान की देश भर में तैयारियां चल रही हैं। दिल्ली में भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने टीकाकरण को लेकर बड़ी बैठक की और दिल्ली में टीकाकरण अभियान कैसे आगे बढ़ेगा इसकी पूरी जानकारी दी। वैक्सीन लगने का काम शुरू होने जा रहा है। इसके लिए दिल्ली सरकार ने अपनी सारी तैयारियां कर ली हैं। दिल्ली सरकार और दिल्ली के लोग वैक्सीनेशन के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आज सुबह ही मैंने अपनी टीम के साथ सारी तैयारियों का जायजा लिया। सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और सभी टीम्स लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए तैयार हैं। पहले दिन 16 जनवरी को 81 जगहों पर वैक्सीन लगाई जाएंगी। एक जगह पे लगभग एक दिन में 100 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। हफ्ते में 4 दिन वैक्सीन लगाई जाएगी। सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। इसके अलावा जो 2 दिन होते हैं उस दौरान रेगुलर वैक्सीन लगती हैं। तो हम नहीं चाहते कि जो रेगुलर वैक्सीनेशन दूसरी बीमारियों की हैं वो सफ़र करें। और एक दिन संडे हो गया, तो 4 दिन, हफ्ते में 4 दिन वैक्सीन लगाई जाएंगी। शुरुआत में हम 81 सेंटर्स पे शुरू कर रहे हैं। इसको बढ़ा के कुछ दिन में 175 सेंटर कर दिए जाएंगे और उसको बढ़ा के कुछ दिनों के और बाद 1000 सेंटर्स पूरी दिल्ली में वैक्सीनेशन के लिए तैयार किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार से हमें अभी तक 2,74,000 वैक्सीन की डोज मिली हैं। मध्य प्रदेश में भी वैक्सीन मुहिम के लिए पूरी तरह से तैयार है। सीएम शिवराज ने कहा कि वैक्सीन को लेकर किसी को भी किसी भी तरह का भ्रम नहीं होना चाहिए। पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मी, आप जानते हैं कि कोरोना महामारी में कई ने तो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान भी दी है। तो पहला प्राथमिकता समूह 4,16,000 का हमारा वो है। ये देश ने क्रम तय किए। दूसरा प्राथमिकता समूह है हमारे पुलिस के साथी, पुलिस हो, आर्मी हो, जो हमारी सुरक्षा के लिए दिन रात खड़े रहते हैं। उनके साथ नगर निगम हो, नगर पालिका, नगर पंचायत, राजस्व का अमला, वो प्राथमिकता समूह है। और तीसरा प्राथमिकता समूह है 50 साल से ज्यादा
उम्र के लोग या वो भाई बहन जिनको एक से अधिक कई तरह की बीमारियां हैं, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट की है, किडनी की है, उनका रजिस्ट्रेशन भी प्रारंभ नहीं हुआ। जो तीसरा समूह है उनका रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होगा। एक बात और मैं ये कहूं कि जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है उन्हीं को उसी क्रम में लगेगी, आगे पीछे क्रम नहीं होगा, रजिस्ट्रेशन के क्रम में लगेगी। आज तो मैं केवल इतना कह रहा हूं कि हमने समाज को अपील की है, उसके लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है कि जैसे कोरोना से निपटने के लिए पूरा समाज एकजुट था, सभी धर्मों के धर्मगुरु, सभी जनप्रतिनिधि, सभी समाज सेवी, प्रशासन, वैसे ही यह संजीवन बूटी है एक तरह से वैक्सीन कोविड से बचने के लिए। हनुमान जी लेके आए थे लक्ष्मण जी को बचाने के लिए। तो इस अभियान में, क्योंकि जनता की जिंदगी बचाने का अभियान है, सबका सहयोग मिले, कोई भ्रम ना फैलाए। थोड़ी बहुत एलर्जी हो सकती है, उसकी संभावना रहती है, जैसे बाकी टीकों में भी होती है, वो पहले से ही बताया। तो राज्य के मुख्यमंत्री यहां लोगों को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह के भ्रम में आप ना आएं, लेकिन वैक्सीन को जब संजीवनी बताया जा रहा है तो ऐसे में सियासी बोल भी सुनाई दे रहे हैं। सुनिए किस तरह से इस पर पॉलिटिक्स हो रही है। नहीं मिलती है तो आम आदमी पार्टी फ्री वैक्सीन देगी। देखिए, आम आदमी पार्टी कांग्रेस की बी टीम है, वो भी विवाद पैदा करना जानती है। कोरोना वैक्सीन पर एक मजबूत स्थिति में ये देश है। एक नहीं, दो वैक्सीन हमारे पास है और कई पाइपलाइन में है। वार अगेंस्ट कोरोना में जब मजबूत लड़ाई नहीं लड़ पा रहे थे अरविंद केजरीवाल जी, तब अमित शाह जी ने खुद कमान हाथ में लिया था। और दिल्ली की जनता आज भी इस बात के लिए कृतज्ञ है कि गृह मंत्री अमित शाह जी ने हॉस्पिटल का दौरा खुद से किया। वो खुद कोविड पॉजिटिव हो गए थे, उन्होंने जान हथेली पर रखकर दिल्ली के लोगों की हिफाजत की। वो दिल्ली के लोग बात असदुद्दीन ओवैसी की। मिशन यूपी का ऐलान होते ही सियासत गर्मा गई है। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ओवैसी को थैंक्स बोल रहे हैं और भरोसा जता रहे हैं कि ओवैसी का हर दाव बीजेपी के लिए तुरुप का इक्का साबित होगा। बड़ी मेहरबानी, उनको भगवान ताकत दे, ऊपर वाला खुदा उनका साथ दे। उन्होंने बिहार में भी हमारा सहयोग किया था, यूपी में भी करेंगे और बाद में पश्चिम बंगाल में भी करेंगे। किसको नुकसान फायदा हुआ? देखिए, अगर इलेक्शन हम लड़ते हैं तो क्या मेरा मकसद ये है कि मैं किसी एक पार्टी को जिताऊं या हराऊं? मेरा मकसद होता है कि मेरा मोर्चा, मेरे और मेरे मोर्चे के कैंडिडेट्स कामयाब हों। तो हार जीत तो लगी हुई है। ये जो गुलामी की जहनियत है कि नहीं, आप इलेक्शन मत लड़िए, आप सिर्फ थाली बजाइए और हमको वोट देते रहिए। अब राजनीति बदल चुकी है भारत की। अब हम अपना हिस्सा चाहते हैं, हिस्सेदारी की लड़ाई हो रही है। सवाल है इनकी पार्टी का, ओवैसी साहब की पार्टी का। उनकी अपनी पार्टी है, वो कहां लड़ेगी कहां नहीं लड़ेगी, लेकिन वैचारिक रूप से हम बिल्कुल उस पार्टी के खिलाफ है। वो पार्टी पूरी तरह से देश के हित में नहीं है, काम करने वाली है, ये बात स्पष्ट है। अब वो कौन क्या कहता है उससे कोई मतलब नहीं है। चुनावी दाव में ओवैसी की हार जीत से ज्यादा मायने इस बात के हो गए हैं कि उनके मुस्लिम तुष्टीकरण वाले कार्ड से किसे फायदा और किसे नुकसान होता है। यूपी हो या बंगाल, ओवैसी बेशक अपनी मौजूदगी दिखाने में लगे हैं, लेकिन वोट बैंक पर चोट के डर से कई पार्टीज उन्हें बीजेपी की बी टीम बताने लगी हैं। मिशन पैन इंडिया पर निकल पड़े हैं ओवैसी। पहले महाराष्ट्र में चुनावी कदम रखा, फिर तेलंगाना, बिहार और अब बंगाल, यूपी, गुजरात का चुनावी प्लान भी तैयार है। ओवैसी के चुनावी प्लान की ये शुरुआत है। फिलहाल नजर बंगाल पर है, लेकिन अगले साल होने वाले यूपी और गुजरात चुनावों के लिए भी रणनीति तैयार हो रही है। मौका मकर संक्रांति का है। यहाँ से गुजरात में AIMIM की चुनावी दस्तक के संकेत मिल रहे हैं। फरवरी में होने वाले गुजरात के नगर निगम के चुनाव में भी ओवैसी की पार्टी किस्मत आजमाने जा रही है। वहाँ छोटू भाई बसावा की पार्टी भारतीय ट्राइबल पार्टी के साथ तालमेल भी हो चुका है। बीटीपी के साथ गठबंधन के जरिए पहली बार ओवैसी की पार्टी AIMIM गुजरात में स्थानीय निकाय के चुनाव में मैदान में उतर रही है।
ओवैसी के इस फैसले से गुजरात में स्थानीय निकाय के चुनाव बेहद दिलचस्प हो गए हैं। फरवरी में गुजरात में 6 कॉरपोरेशन और नगर पालिका के साथ साथ तहसील पंचायत के चुनाव में भी AIMIM अपने उम्मीदवार को उतार रही है। लेकिन ओवैसी के दांव की असल परीक्षा तो बंगाल में है। वो ममता बनर्जी को कड़ी टक्कर देने के लिए चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर चुके हैं। AIMIM करीब 100 सीटों पर कड़ी टक्कर देने का इरादा भी जता चुकी है। ओवैसी के चैलेंज को लेकर सवाल और संकट अब ममता के सामने है। जिस मुस्लिम वोट बैंक से ओवैसी को उम्मीदें हैं, उस पर अब तक ममता दीदी की पकड़ रही है। एक सर्वे के मुताबिक 2011 के विधानसभा चुनाव में TMC को 41% मुस्लिम वोट मिले। 2016 में 50% मुसलमानों ने TMC पर भरोसा जताया। तो क्या ओवैसी ममता दीदी के उस कोर वोट बैंक में सेंधमारी करने की तैयारी में है? इससे इनकार नहीं किया जा सकता। बिहार के बीते विधानसभा चुनाव में इसकी झलक दिख चुकी है। ओवैसी की पार्टी बिहार में 20 सीटों पर चुनाव लड़ी। 14 तो सिर्फ मुस्लिम बहुल सीमांचल में थे, जिनमें से 5 सीटों पर जीत हासिल की और कम से कम 10 सीटें ऐसी रहीं जहां AIMIM की वजह से RJD कांग्रेस की हार पक्की हो गई। RJD कांग्रेस बिहार में कुर्सी तक पहुंचते पहुंचते रह गई। बिहार चुनाव पर नजर रखने वाले सियासी पंडित मानते हैं कि अगर ओवैसी ने बिहार चुनाव नहीं लड़ा होता तो आज वहां सत्ता का समीकरण कुछ और होता। सवाल है कि क्या मुस्लिम राजनीति के मामले में बिहार चुनाव ट्रेलर था? क्या बंगाल में ममता के लिए ओवैसी ने मुश्किलें खड़ी कर दी हैं? बंगाल में करीब 27% मुसलमान हैं। वहां की 294 विधानसभा सीटों में से 65 सीटें मुस्लिम बहुल मानी जाती हैं। खासकर मालदा, मुर्शिदाबाद, नादिया, नॉर्थ 24 परगना और साउथ 24 परगना में मुसलमान निर्णायक भूमिका में है। इन इलाकों में AIMIM लगातार सदस्यता अभियान चला रही है। अब तक 10 लाख से ज्यादा लोग AIMIM के सदस्य बन चुके हैं। ओवैसी के चुनावी प्लान को लेकर ममता का गुस्सा जग जाहिर हो चुका है। TMC AIMIM की लड़ाई देखकर बीजेपी खुश है, क्योंकि हिंदू वोट बीजेपी के पक्ष में एकजुट हो रहे हैं, तो ममता के मुस्लिम वोट में ओवैसी चोट करेंगे। दोनों सूरत में फायदा बीजेपी को हो सकता है। कोलकाता से मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो।